बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत फलीम। पाकिस्तान की सियासत में एक के बाद दूसरा इख्तलाफी भंवर हमें देखने में मिल रहा है। पहले तो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी जिसने 8 फरवरी के एहतजाज की कॉल भी दे रखी थी, सड़कों पर भी नजर आ रही है, रैलियों का इनेकाद भी किया जाएगा, अडियाला जेल के बाहर भी नजर आती है। मगर अब मौलाना फजलुर रहमान जैसे कदावर सियासतदान भी इस चीज के ऊपर माइल नजर आते हैं कि 8 फरवरी इस मुल्क की सियासी तारीख का स्याह तरीन दिन है और ऐन मुमकिन है कि अगर जनरल मुशर्रफ के खिलाफ निकला गया था तो मौलाना फजलुर रहमान साहब मौजूदा हालात में भी 8 फरवरी को बाहर निकल सकते हैं। इन तमाम तर चीजों को हुकूमत वक्त किस तरह से काउंटर करेगी? क्या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है, क्या वही स्ट्रैटेजी मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनकी जमात और उनके कारकुनान के लिए होगी? ये देखना बड़ा अहम होगा। फिर दूसरा, 2 दिन पहले इलेक्शन एक्ट में एक तरमीम की गई और उस तरमीम के जरिए ये कहा गया कि जो रकीन असेंबली होंगे वो अपनी असासाजात को डिक्लेयर करने में 1 साल की छूट रख पाएंगे। अब सवाल ये है कि ये अवामी नुमाइंदे हैं, तो कैसे ये मुमकिन है कि अवामी नुमाइंदे जिन्हें जवाबदेह होना है, जिनका एहतसाब होना चाहिए, उनके लिए ये छूट एक ऐसे वक्त में क्यों लाई गई जबकि इलेक्शन ऑलरेडी तनाजात का शिकार है? बोर्ड ऑफ पीस के अंदर पाकिस्तानी हुकूमत की शमूलियत और उसके ऊपर अवाम के अंदर तजब्जब, अरकान पार्लियामेंट के ऊपर इख्तलाफ जो है, इसको हुकूमत किस तरह से देख रही है और इसके लिए आइंदा आने वाले दिनों में क्या करने वाली है, इस पर बात करने के लिए सीमा और वजीर ममलकत बराए सकाफत वर्सा हुज़ैफा रहमान साहब मेरे साथ मौजूद है। मैं उनको खुश आमदीद कहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हुज़ैफा रहमान साहब आपके कीमती वक्त के लिए। हुज़ैफा साहब, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत की तरफ से जो फैसले लिए जा रहे हैं उस पर सियासत की फिलहाल हम बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पहले ही तनकीद कर रही है, लेकिन अब मौलाना फजलुर रहमान साहब जैसे कदावर लोग जब तनकीद करेंगे और ये भी कहेंगे कि वो एहतजाज भी कर सकते हैं, तो हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजी है, क्या सोच है आप लोगों की? देखिए जी, बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब बहुत सीनियर रहनुमा हैं, सियासतदान हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं और पहली दफ़ा उन्होंने तनकीद नहीं की। वो गुज़िश्ता चंद माह से, बल्कि मेरे ख्याल से लगभग 1 साल हो गया तनकीद कर रहे हैं और ज़ाहिर है उनकी तनकीद को हम संजीदा भी लेते हैं। उनके पास मैन पावर भी है, स्टेट पावर भी है, लेकिन ज़ाहिर है मैं नहीं समझता कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो 8 फरवरी को निकलना है वो मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ होगा या तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। पंजाब में तो उन्होंने किसी भी हल्के में इलेक्शन ही नहीं लड़ा, सिंध में चंद हल्कों में लड़ा होगा, या मेन उनका फोकस था ही केपीके में। और उनके अगर बेटे को शिकस्त हुई किसी एक हल्के में या उनकी फैमिली के किसी और बंदे को शिकस्त हुई या वो खुद हारे, तो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के मुकाबले में हारे हैं ना। अलीमीन गंडापुर जीते हैं या उनके भाई जीते हैं, तो फॉर्म 47 अगर तैयार हुआ तो नून के हक में तो नहीं हुआ, वो तैयार हुआ पीटीआई के हक में। तो इसका उन्होंने ज़ाहिर खुद तय करना है इस बात को। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मौलाना फजलुर रहमान जैसा सीजन पॉलिटिशियन तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हो सकता है या खड़ा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखिए, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उनसे मुज़ाकरात करें, बातचीत करें, उन्हें कन्विंस करें। लेकिन अगर वो फिर भी निकल आते हैं तो जाहिर है हम क्या कर सकते हैं, फिर हम जो हमारे सियासी कार्ड्स होंगे उन्हें यूटिलाइज करेंगे और ज़ाहिर इस हुकूमत को मुस्तहकम करने के लिए जो हो सका वो हम करेंगे। बिल्कुल, ये कानून के अंदर गुंजाइश है और तरीक़ेकार भी निमटने का ये है कि अगर खुदा न खास्ता ये बातें पुरअमन रहने की बजाय तशद्दुद की तरफ जाती हैं। लेकिन आपको लगता है हुज़ैफा साहब, चलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हद तक तो हम देखते आ रहे हैं, अगर मौलाना साहब के साथ भी वही रवैया रवा रखा गया तो मौजूदा हालात ज्यादा गंभीर हो सकते हैं सियासी लिहाज से? देखिए जी, मौलाना साहब के साथ कोई बुरा रवैया नहीं रखा गया, ना रखना चाहिए। तहरीक इंसाफ के साथ भी नहीं रखा गया। वो तो खुद तहरीक इंसाफ ने जब अपनी जमात में एक मुसल्ला विंग मुतारिफ कराने की कोशिश की, 9 मई हुआ, 26 नवंबर हुआ, बाकी चीज़ें हुई, तब जाकर उन पर थोड़ी सख्तियाँ हुई, पाबंदियाँ हुई, क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हुए उनके कारकुनान पर, उनके लोगों पर। अगर वो इसको सियासी जिदोजहद रखते तो एक केस भी रजिस्टर्ड ना हो पाता, हम चाहते हुए भी कुछ ना कर सकते। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब भी अगर ज़ाहिर आईन और कानून के दायरे में एहतजाज करेंगे, जो कि माज़ूमी उन्होंने किया है, जब वो पीडीएम का हिस्सा थे, पीडीएम को लीड कर रहे थे, तो उनके बहुत सारे लोग यहाँ आए थे, गमला भी नहीं टूटा था। तो ज़ाहिर है पुरअमन एहतजाज हम नहीं रोक सकते, ना रोकेंगे। लेकिन अगर जो काम तहरीक इंसाफ ने किया वो फजलुर रहमान साहब करें या कोई भी करे, तो फिर आइन जो है, वो कानून जो है, वो आनी हाथों से उससे निपटेगा। तो जो आइन और कानून में गुंजाइश तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है, वो फिर किसी और के लिए भी नहीं है। तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि मौलाना फजलुर रहमान साहब उस तरफ जाएंगे और या उन्हें जाना चाहिए।
लेकिन अभी तक तो हुज़ैफा साहब उन्होंने सिर्फ मुतनब्बे किया है, वो सिर्फ इसी चीज के ऊपर नहीं है, बल्कि जो एक कानून साजी हुई है 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी मुमकिन नहीं है जब तक वो 18 साल के नहीं हो सकते। उन्होंने तो असेंबली फ्लोर के ऊपर खड़े होकर इस चीज को दावे के साथ और बड़े वसूख के साथ हुकूमत को चैलेंज करते हुए कहा है कि वो 10 साल की उम्र से 12-15 जो भी मुमकिन हुआ उस उम्र की शादी वो करवाएंगे भी और उसमें खुद भी शामिल होंगे। तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट किस तरह से कराएगी जबकि ये कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है? बिल्कुल, देखिए जो जिस कानून है तो कानून की इम्प्लीमेंटेशन कानून खुद कराता है, डिटरेंस खुद क्रिएट होती है। जो कानून की वायलेशन करता है वो फिर मुतलका पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शंस के तहत उसको प्रोसिक्यूट किया जाता है। और मुझे नहीं लगता कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि एक सीनियर आदमी है वो कोई भी ऐसा काम करेंगे जो कि लॉ ऑफ लैंड के अगेंस्ट हो, पाकिस्तान पीनल कोड के अगेंस्ट हो, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की वायलेशन हो। ठीक है, उनका अपना एक नुक्ता नजर है, पार्लियामेंट में वो बैठे हुए हैं, लेकिन अगर एक चीज पार्लियामेंट ने पास की है तो मौलाना फजलुर रहमान समेत जितनी भी जमातें हैं सबको उसको फॉलो करना पड़ेगा। और ये कोई तरीकेकार नहीं, जंगल का कानून नहीं है कि कोई बंदा कहे कि चूंकि मुझे ये पसंद नहीं है तो मैं इसको फॉलो नहीं करूंगा। जो भी उसको फॉलो नहीं करेगा उसको जो है ज़ाहिर है उसके साथ वही सलूक होगा जो कि बाकी लोगों के साथ होता है। हुज़ैफा साहब मुझे ये बताइएगा कि चलिए मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए जो आपकी एक सोच है और जिस तरह से आप ये समझते हैं कि उनको मनाने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक लंबे अरसे से सड़कों पर है, इमरान खान साहब से मुलाकात का मुतालिबा भी है। फिर जिस तरह से पिछली मुलाकात के अंदर जो कुछ अडियाला रोड के ऊपर हमने देखा, आपको नहीं लगता कि अगर जमहूरी तरीके से पुरअमन तरीके से वो एहतजाज कर सकते हैं या रैली निकाल सकते हैं तो उसको उसमें हुकूमत को इस तरह से सख्ती नहीं दिखानी चाहिए जिस तरह से दिखाई गई? ये बहुत अच्छी बात की सबद आपने, और जमहूरी हुकूमतें करती भी यही हैं कि जो जमहूरी तरीके से एहतजाज करे उसमें रुकावट ना डालें और उसको ज़ाहिर है एक नज़रअंदाज करें चीज़ों को। लेकिन हर बंदे का आप सीवी देखते हैं, तहरीक इंसाफ का सीवी अगर आप 2014 से देखें, कोई एक एहतजाज इन्होंने पुरअमन नहीं किया। हुकूमत में होते हुए कन्फ्रंटेशन को अरूज पर लेकर गए, पीटीवी पे हमले से आगाज किया अपनी सियासत की बुलंदी का, रेडियो पे हमला किया, पार्लियामेंट पे किया, सुप्रीम कोर्ट पर किया। उसके बाद जितने भी इनके एहतजाज थे कोई एक पुरअमन नहीं रहा। उसके बाद पावर में आ गए, उसके बाद अदम एतमाद हुई, आईनी तरीके से की गई अदम एतमाद को 1.5 महीने रोके रखा। उसके बाद आपने बानी तहरीक इंसाफ तो बाहर थे, जो 2-3 उन्होंने मार्च किए वो कोई पुरअमन नहीं थे, तोड़ फोड़ हर जगह रही। उसके बाद आपने देखा कि उनकी गिरफ्तारी हुई, यहाँ हर बंदा गिरफ्तार हुआ है। जिस तरीके से 9 मई पे रिएक्शन आया और उन्होंने जो कुछ किया उसको कभी कंडेम नहीं किया, ये नहीं कहा कि मेरे लोगों ने गलत किया या मैंने अपने लोगों को ऐसी कोई तलकीन नहीं की थी। मुबम सी बात की कि जी अगर हुआ है तो गलत है, शफाफ तहकीकात करा लें, सीसीटीवी ले आए। अपने बंदे तोड़फोड़ कर रहे हैं, सगा भांजा पेंट लटका रहा है, यास्मीन राशिद डिक्टेट कर रही हैं, यानी अपने घर से उठकर कोर कमांडर के घर जिना हाउस पहुंच गई, कह रहे जी सीसीटीवी दिखा दें हमें। लोग जो है जीएचयू गेट के बाहर पहुंचे हुए हैं, कहते हैं सीसीटीवी दिखा दें जी। सवेबल के रहनुमा एमएनएज मियां वाली में दीवार के पास खड़े हुए हैं, उसको एयरबेस की दीवार गिरा रहे हैं, कहते हैं सीसीटीवी दिखा दें जी और सीसीटीवी लेकर आए सामने। मकसद है कि पूरी कौम को बेवकूफ बनाना, मीडिया भी बन जाता है। तो जब ऐसी जमात का ये सीवी हो, 26 नवंबर को जो कुछ किया, एक सूबे की पुलिस डिप्लॉय हुई, खुद कहती है तहरीक इंसाफ के अटक पुल पे पूरे सूबे की पुलिस थी, आप उसे चीर कर यहाँ तक पहुंचे। यानी इसका मतलब है आपके पास इतना जदीद असला, ऐसी तमाम इक्विपमेंट मौजूद थे कि आपने एक सूबे की पुलिस को कुचल दिया। उसके बाद मुझे बताएं कौन ये रिस्क लेगा कि इस्लामाबाद के लोगों को हम एक जमात के रहमो करम पर छोड़ दें, ब्लू एरिया में कारोबारी मराकज को हम एक जमात के रहमो करम पर छोड़ दें, आप अपनी अरबों रुपए से बनाई हुई मेट्रो को उनके रहमो करम पर छोड़ दें। अगर वो ये समझते हैं कि हमने पुरअमन एहतजाज करना है तो आए इस्लामाबाद से बाहर किस जगह पर पुरअमन एहतजाज करें, अपना सीवी बिल्ड करें, अपने कारकुनान को जो है वो एजुकेट करें। उसके बाद क्या आप अगले साल हम कहें जी आप डी चौक पे भी आके एक दिन का पुरअमन धरना दे लें। बात यह है कि एक जमात का जब सीवी ऐसा हो कि उसने बंदे मारने हो या मरवाने हो, तो उसके बाद आप हुकूमत को कैसे कह सकती है कि आप एक और तजर्बा कर लें। ठीक है।
ठीक है। अब जहां तक आपने हुज़ैफा साहब मीडिया के बेवकूफ़ी की बात की है, वह काउंटर करने का हक रखती हूँ और मैं ये समझती हूँ कि आप मेरी बात को सुनेंगे भी और जरूर मुझे मौका देंगे इस बात के ऊपर। मीडिया ने जिन चीजों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर हाईलाइट किया, ये वो सारी मीडिया के अंदर आने वाली वीडियोस थी जिनको ऑफिशियली रिलीज किया गया, और इसके अंदर मीडिया ने जहां पर जो कोई मुजरिम था उसकी आवाज भी उठाई। अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद की आप बात कर रहे हैं तो डॉक्टर साहिबा की बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी मौजूद हैं, ऑफिशियली मैं आपसे बात कर रही हूँ, जिसमें वो लोगों को इस चीज से मना कर रही हैं कि जो लोग अंदर किसी भी जगह पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया ने इस चीज को भी हाईलाइट किया कि कोई एक शख्स एक जगह पर मौजूद है मगर 10 जगहों पर मुकदमात हो जाना बिल्कुल नाइंसाफी होगी। तो मेरा ख्याल है कि मीडिया तक जो मालूमात आती हैं वो लाजमी तौर पर अपने देखने वालों तक पहुंचाता है और सवाल का हक रखता है। अब आ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। हुज़ैफा साहब, मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत का क्या अब रवैया है, क्या सोच है? पहले आप एक लंबा अरसा कहते रहे कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। राना साहब, मियां नवाज शरीफ साहब के कहने के ऊपर ये ऑफर भी मीडिया पर भी लेकर आए, बात करने की कोशिश की। क्या आज भी मुज़ाकरात का रास्ता खुला है, और अगर खुला है तो वो गैर मशरूत होगा या मशरूत है? जी ज़रूरत, बहुत शुक्रिया, आपने अच्छा किया वजाहत की, लेकिन आप जैसे लोग भी मौजूद हैं जो दोनों तरफ का नुक्ता नज़र बयान करते हैं। मीडिया से मुराद मेरी ये है कि मीडिया में जब 9 मई का जिक्र आता है वो लोग कहते हैं कि हमारी फुटेजेस दिखा दें, तो मैं ये कहता हूँ आप जैसे लोग कन्फ्रंट भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हमसे पूछना शुरू कर देते हैं जी फुटेजेस क्यों नहीं लेकर आते आप? इन्हीं सामने नजर आ रहा है कि अपने कारकुनान खड़े हुए हैं, अपने एमएनएस खड़े हुए हैं। और दूसरी बात ये कि अगर मैं आपके घर एहतजाज के नाम पर एक मॉब को लेकर आ जाऊं और अल्लाह ना करे वो मॉब अंदर घुसकर कत्लो गारत शुरू कर दे और मैं मैं तो रोक रहा था, तो बात ये कि कोई लिबर्टी के रास्ते में नहीं आता जिना हाउस, कोई मियाँ वाली शहर के रास्ते में नहीं आती बेस, पिंडी सदर के रास्ते में नहीं आता जीएचक्यू। मकसद कहने का है जब आप मॉब को ले जाते हैं उसके बाद कंट्रोल करना मुश्किल होता है। अगर यही मॉब आप लेकर जाते जीपीओ के ऊपर, लाहौर माल रोड के ऊपर, वजीर आला हाउस के ऊपर, तो आप कहते कि सियासी बंदे ने सियासी जगह पर जाकर एहतजाज किया। अगर आग लगा दी तो कौन सी क़यामत आ गई? उसमें सियासी बंदे का कसूर तो नहीं है। सियासी बंदा जब उस पूरे मॉब को लिबर्टी से लेकर 10 किलोमीटर का सफर कर कर पूरा कैंट गुजार कर जिना हाउस लेकर जाएगा, मियाँ वाली शहर में डीसी या डीपीओ के दफ्तर के बाहर एहतजाज करने के बजाय एक मियाँ वाली शहर से बाहर एयरबेस पर लेकर जाएगा, पिंडी के अंदर कमिश्नर या डीसी या डीपीओ के दफ्तर के बाहर एहतजाज करने के बजाय जीएचक्यू के उस गेट पर लेकर जाएगा कि जहां सिक्योरिटी कदरें कम होती है और वो गेट यूज नहीं होता और खड़े होने वाले आपके एमएनएज होंगे, तो लामहला आप पे तनकीद होगी। बाकी आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि आप दोनों तरफ का नुक्ता देती हैं, मैंने चूंकि जरा बात का जवाब देना था। दूसरी बात ये, बिल्कुल आपने जो सवाल रेस किया दिमाग से निकल गया, क्या कह रही थी आप? थोड़ा सा क्यों दे मुझे। मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमती सोच क्या है? जी बिल्कुल, देखिए मुज़ाकरात हुकूमत करना चाहती है, डे अव्वल से करना चाहती है, हमारी ख्वाहिश है, लेकिन इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट मुज़ाकरात को सबोताज हमेशा पीटीआई करती है। पीटीआई ने जितने भी मौके मिले मुज़ाकरात के, जब चाहे वो इरफान सिद्दीकी साहब की सरबराही में कमेटी हो मरहूम की, उससे उठकर गए, उसके अलावा जितने मौके आए, अब भी अगर अचकजई साहब के पास पूरा भरपूर मैंडेट होता है, पीटीआई के लोग होते हैं, हम एक कमेटी भी नोटिफाई करेंगे, मुज़ाकरात करना चाहते हैं, मुज़ाकरात को कामयाब करना चाहते हैं, और मुज़ाकरात ही इस मुल्क में तरक्की का रास्ता है। मुज़ाकरात से ही सियासी इस्तेहकाम आएगा और सियासी लोग मुज़ाकरात ही करते हैं, और हम मुज़ाकरात को पूरा अप्रिशिएट करते हैं, और जितना हमें करना पड़ा आखिरी हद तक जाएंगे कि मुज़ाकरात शुरू भी हो, कामयाब भी हो, और उसका कोई कंक्रीट हल निकले। ठीक है, आपने ये बड़ी खूबसूरत बात की हुज़ैफा साहब। इस्तेहकाम की बात जब आप करते हैं तो हम इसको एक बड़े कैनवस पे जरा लेकर चलते हैं, फिर इस पे बात कर लेते हैं। अभी बड़ी तनकीद इस चीज के ऊपर आ रही है कि जब हम इस्तेहकाम की बात करते हैं तो इसमें अवाम को एतमाद में लेना सफ़े अव्वल में हमें नजर आता है, ये वो नुक्ता है। पाकिस्तान की तरफ से जो बोर्ड ऑफ पीस के अंदर अमरीकी पेशकश को कबूल करके एक संजीदगी का मेयार दिखाया गया है, उससे आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के वैसे ही जज्बात बड़े हसास हैं गाजा को लेके, तो पहले पाकिस्तानियों को या एटलीस्ट अरकान पार्लियामेंट को या कैबिनेट को एतमाद में लेना चाहिए था? किन शराइत पे पाकिस्तान शामिल हुआ वो एतमाद में लेना चाहिए था, फिर उसके ऊपर हुकूमत को कोई फैसला लेना चाहिए था? नहीं, मैं बिल्कुल भी ये नहीं समझता। बात यह है कि कोई ये पाकिस्तान की सलामती का मामला था नहीं, कोई कंट्रोवर्शियल डिसीजन था नहीं। अगर कुछ डिसीजन ऐसे हों कि 2 जमा 2 क्या है 4 है, फ़लस्तीन की आवाम राजी है, फ़लस्तीन के वज़ीर-ए-आज़म हमारे वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा कर रहे हैं सारी सपोर्ट पर,
और हमारी हुकूमत ने एक ही फैसला लेना है कि जो फ़लस्तीन चाहता है, जो फ़लस्तीन की आवाम चाहती है, जो फ़लस्तीन का वज़ीर-ए-आज़म चाहता है, हम भी उसी को सपोर्ट कर रहे हैं और बाकी बिरादर इस्लामी ममालिक भी वो कर रहे हैं। लेकिन ऐसे मामले को हमें नुमाइंदगी तो इस बोर्ड के अंदर शामिल ही नहीं है हुज़ैफा साहब। मुझे लेट मी कंप्लीट। बात ये है कि फ़लस्तीन के वज़ीर-ए-आज़म की पूरी सपोर्ट हासिल है इसको। अगर सपोर्ट हासिल ना होती तो फ़लस्तीन के वज़ीर-ए-आज़म परसों आपके वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा ना करते। जिन ममालिक ने फ़लस्तीन की हमसे भी बढ़कर सपोर्ट की है, टर्की है, उसके अलावा कतर है, सऊदी अरेबिया है, वो सारे ममालिक इसको सपोर्ट कर रहे थे। और दूसरी बात ये कि एक ऐसी इमैच्योर पार्लियामेंट जिसके अंदर आपको याद होगा कि सऊदी अरब हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क है, उसमें फौज की जरूरत थी यमन के मामले पर, हम उस मामले को पार्लियामेंट लेकर आए, लेकिन हमने इतनी कंट्रोवर्सी डेवलप कर दी कि हॉली मास्क की सपोर्ट के हवाले से ऐसी सी बातें सऊदी अरब को कोट की गई। फिर उसके बाद हमें अपने ताल्लुक को मजबूत करना तो दूर की बात है, बचाना मुश्किल हो गया। इस मौके के ऊपर अगर हम कोई ऐसा फैसला करते जो गजा की आवाम के खिलाफ होता, फलस्तीन के वजीर आजम उसको कंडेम कर रहे होते, फिर तो आपका जरूर बनता था कि आप इस मामले को पार्लियामेंट लेकर आए। हमने तो वही काम किया कि भाई गजा में अमन होना चाहिए, गजा में सीज फायर हो, और फलस्तीन के वजीर आजम को इसमें कोई एतराज नहीं है, दीगर इस्लामी ममालिकों को एतराज नहीं है, हम भी उसके साथ खड़े हो गए। अब हम अपनी 2 इंच की नई मस्जिद तो नहीं बना सकते कि पार्लियामेंट में लेकर आते और हम इससे कहते हैं हम इस जो ये पीस बोर्ड है हम इसके साथ नहीं है। तब तो बात जरूर थी, नहीं तो ऑप्शन ही नहीं था। ऑप्शन ही यही था कि फलस्तीन की आवाम गजा में खुशहाली के लिए, फलस्तीन के वजीर आजम फलस्तीन में इस्तेहकाम के लिए इस बोर्ड की हिमायत कर रहे हैं। जो एक्सट्रीम सोच पर खड़े हुए इस्लामी ममालिक है फलस्तीन के मुतालिक, वो भी इसके सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम इसके साथ खड़े हो गए, और कोई बात ही नहीं है तीसरी। ठीक है, मतलब माजरत के साथ हुज़ैफा साहब 2 मिनट है माजरत के साथ, मतलब आप ये कह रहे हैं जो यमन की आपने एग्जांपल हमारे सामने रखी, तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत इस मामले को लेके पार्लियामेंट के अंदर एटलीस्ट नहीं आने वाली, ताकि कोई मजीद ना यहाँ पे हवा क्रिएट हो। बिल्कुल, देखिए मैं ये समझता हूँ कि जितने भी हसास मामलात हैं जो आपकी कौमी सलामती बिलखसूस आपके बिरादर इस्लामी ममालिक के साथ इंतहाई हसास नौयत के ताल्लुकात से जुड़े हुए हैं, और जबकि पार्लियामेंट की एक सीवी हो कि आप अगर इन कैमरा भी सेशन करें, उस बात को बाहर लीक कर दिया जाए, या कोई भी पार्लियामेंटेरियन उठकर कोई खतरनाक तकरीर कर दे, तो जाहिर है आपने अपने मुल्क का जो फॉरेन रिलेशन है उसको देखना है। तो ऐसे में जब तक आप इतनी मैच्योर लेवल पर ना चले जाएं, तो उसको बिला वजह एक नई कंट्रोवर्सी की तरफ लेकर जाना बिल्कुल भी पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। और ये बात सिर्फ नून के लिए नहीं है। अब एक आखिरी सवाल है, सुन लें, अगर नून लीग अपोजिशन में होती और ये काम तहरीक इंसाफ या पीपल्स पार्टी कर रही होती, मुमकिन है हमारे पार्लियामेंटेरियन भी ऐसे हैं जो हमारे काबू में ना आए और कोई ऐसी बात कर जाए, तो ये दोनों चीजें मेज के दोनों तरफ लोगों के लिए हैं। अगर आज हम जो है ट्रेरी बेंचेस पर ये बात मैं कर रहा हूँ, अगर अपोजिशन बेंचेस पर होते मेरे ख्याल से तब भी यही सोच होती, कोई इस तरह का मामला होता जो हमने यही फैसला लेना होता, तब उसको एक ऐसे फोरम पर डिबेट का हिस्सा बनाना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। ठीक है, अब एक आखिरी सवाल है हुज़ैफा साहब, 2 जुजियात उसके मैं आपके सामने रखूंगी। पहले तो सिर्फ हाँ ना में मुझे ये बता दीजिएगा कि क्या हुकूमत 28वीं तरमीम लेकर आ रही है, और दूसरा ये कि 2 दिन पहले जो आप लोगों ने इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर अमेंडमेंट की है, उसमें ये कहा गया है कि जी सिक्योरिटी खदशात को मद्देनजर रखते हुए अगर कोई खतरा यकीनी तौर पर होगा तो अरकान पार्लियामेंट या जो भी रुकन होगा वो अपने एसेट ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक डिक्लेयर नहीं करेगा। ये जो सिक्योरिटी खदशात हैं, इसका मेयार कौन तय करेगा कि वाकई सिक्योरिटी खदशा है और सलामती को खतरा है तो ये अपने एसेट को 1 साल तक डिक्लेयर ना करे, ये इसका तयन कौन करेगा? जी बहुत शुक्रिया खिलवत। मेरे ख्याल से इसको बेहतर तरीके से हमारी तरह साइड से डिफेंस नहीं पेश किया जा सका आप लोगों के सामने। मैं गुजारिश कर देता हूँ, देखिए आपने अपने गोशवारे या अपने एसेट्स डिक्लेयर करने हैं, अमेंडमेंट ठीक है आ गई, चूंकि अरकान पार्लियामेंट को आप सस्पेंड कर दिया करते थे। देखिए इंपॉर्टेंट बात है कि हमने टैक्स रिटर्न फाइलिंग हर किसी के लिए ज़रूरी करार दी है, और ऑलमोस्ट तमाम पार्लियामेंटेरियंस तो ऑलरेडी फाइलर हैं। जो बंदा भी फाइलर है वो अपने तमाम एसेट्स अपनी वेल्थ स्टेटमेंट डिक्लेयर करता है। और यानी मैंने अगर इलेक्शन कमीशन अपने गोशवारे जमा कराने, मैं तो कुछ भी नहीं करता, जो मेरी लास्ट ईयर की टैक्स रिटर्न है मैं उसकी कॉपी निकालता हूँ, प्रिंट करता हूँ, FBI की वेबसाइट से उसको स्टेपल करता हूँ, हर पेज पे अपने सिग्नेचर करता हूँ और वो इलेक्शन कमीशन में जमा करा देता हूँ। क्योंकि पुराने तरीके में होता यह था कि टैक्स रिटर्न लोग फाइल नहीं करते थे, अरकान पार्लियामेंट भी नहीं करते थे, 2-4 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, तो वो जरा सस्पेंड हो जाया करती थी, उनकी रुकनीतें। तो बेसिकली बात यह है कि एसेट्स तो आपके सरकार के पास होते ही होते हैं, लेकिन ये जरूर है कि मैं समझता हूँ कि मेरा प्राइवेट मामला है कि मेरे क्या एसेट्स हैं,
FBI देख सकता है, इलेक्शन कमीशन खुद देख सकता है, उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकता है, अगर उन असासों के अंदर कोई तजाद हो उसको देख सकता है। लेकिन उसको ऐसे वेबसाइट पे डाल देना और मेरी बैशिंग स्टार्ट हो जानी, मैं अपना दिफा उस तरीके से कर ना पा रहा हूँ, और हमारे मुल्क में जिस तरीके से सोशल मीडिया अनकंट्रोल्ड है, कोई डेफेमेशन को उस तरीके से आप की अदालतें प्रोसिक्यूट नहीं कर पाती, तो उसको मद्देनजर रखते हुए चीजें की गई हैं। बाकी ये कि जाहिर है सिक्योरिटी खदशात की डेफिनेशन मैं कहता हूँ कुछ भी कर दें आप, अगर साल बाद भी वो डिक्लेयर कर देता है तो उसमें कोई मुज़ाहिका नहीं है। लेकिन ये जहन में रखें कि किसी भी अरकान पार्लियामेंट, चाहे वो सेनेट का मेंबर हो, चाहे नेशनल असेंबली का या प्रोविंशियल असेंबली का, अगर वो टैक्स फाइलर है तो उसके तमाम एसेट्स FBI की साइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है। हाँ, ये जरूर है कि उसकी एक्सेस आम आदमी तक नहीं है, उसकी एक्सेस FBI के कंसर्न कमिश्नर के पास है जो उसकी तहकीकात करना चाहे। ठीक, चलिए, मैं आपकी बात से मुकम्मल इत्तेफाक करती हूँ हुज़ैफा साहब, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। लेकिन शिकवा ये आ रहा है कि जो कानून या जो सोच अरकान पार्लियामेंट की अपने लिए है वो आम आदमी के लिए भी होना चाहिए। रिलीफ का अगर ये कल्चर ऊपर है तो रिलीफ का ये कल्चर नीचे भी आवाम तक पहुंचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उस्मान साहब मेरे साथ मौजूद है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप लोग भी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी के एहतजाज की भरपूर तरीके से तैयारियां भी कर रही है, मगर इसके साथ साथ हुकूमत भी हमें ये बार बार बता रही है कि वो आहनी हाथों के साथ निपटेगी अगर तो किसी भी किस्म का ऐसा एहतजाज हुआ जो कि रियासत के लिए खतरनाक हुआ। मगर इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि दबाव की जो एक स्ट्रैटेजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना रखी थी, उसमें सबसे अहम चीज इमरान खान साहब से मुलाकात थी। मगर मुलाकात तो दरकिनार, इस वक्त मुज़ाकरात का जो बाब है वो भी लगता है कि हुकूमत की सतह पर बंद हो गया है। बैरिस्टर गौहर बड़े वाज़ेह अंदाज में ये कह चुके हैं कि एक हाथ से मुक्का और दूसरे से हाथ मिलाना ये बिल्कुल हमें गवारा नहीं है। या तो आपको मुज़ाकरात की तरफ आना होगा या फिर अपना एक रवैया, जो भी रवैया है वो हमारे सामने रखना होगा। 8 फरवरी का एहतजाज किस तरह से मुमकिन होगा? क्या आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज पे मुसर है कि मुज़ाहमत के जरिए ही मुफाहमत होगी? इसके नताइज क्या हो सकते हैं? इमरान खान साहब के लिए क्या रिहाई का रास्ता निकलेगा? और ऐसे में इस एहतजाज के अंदर क्या बोर्ड ऑफ पीस के अंदर पाकिस्तानी हुकूमत की शमूलियत का मामला भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठाएगी? इसके ऊपर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर ऑन अब्बास बपी साहब मेरे साथ मौजूद है, मैं उनको खुश आमदेद कहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया ऑन अब्बास बपी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। बपी साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बार बार मुज़ाकरात की ऑफर आ रही थी और अभी से कुछ देर पहले हुकूमत से हुज़ैफा रहमान साहब से भी मेरी बात हुई, वो आज भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई संजीदा कोशिश क्यों नहीं कर रही मुज़ाकरात की? देखिए, संजीदगी कैसे दिखाई जा सकती है? जब कभी मुज़ाकरात की बात होती है, आप तमाम हुकूमती जितने भी मिनिस्टर्स हैं, इवन वज़ीर आज़म साहब की जो बात है उससे भी लगा कि जी मुज़ाकरात तो होंगे, ब्लैकमेलिंग नहीं हो सकती। मुज़ाकरात तो होंगे, एजेंडा पहले डिफाइन नहीं हो सकता। मुज़ाकरात होंगे जी, टर्म्स ऑफ रेफरेंस पहले तय नहीं हो सकते। मैं बार बार ये सवाल पूछता हूँ कि ये कौन से मुज़ाकरात, ये कौन सी पंचायत है, ये कौन सा जिरगा है जिसमें जो मामला डिस्कस हो ना उसमें बात नहीं हो सकती? हम तो बारहा कहते हैं कि हुजूर आप अपनी मर्जी का एजेंडा ले आइए। आप इकोनॉमिक मईशत पे बात करना चाहे आप मईशत पे बात कर लें, आप सिक्योरिटी सिचुएशन पे बात आप सिक्योरिटी सिचुएशन बात करें। हम इमरान खान साहब और अपने जो असीरान है कोट लखपत जेल उस पर बात करना चाहे हमें बात करने थे। हम इंसानी हकूक पे बात करना चाहे आप उस पर बात करने थे। हम अगर 8 फरवरी को जो हमारा मैंडेट उस पर बात करना चाह रहे हैं आप उस पर बात, लेकिन वो कहते नहीं आप ये डिफाइंड एजेंडा पे बात नहीं हो सकती। हम मिल के बैठते हैं और देखते हैं किस पे बात हो रही। सो ये एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है जो दोनों पार्टीज में बार बार आए। तो संजीदगी हमारी तरफ से तो अपनी जगह पे, लेकिन दूसरी साइड जो है ना वो संजीदा। और दूसरी बात ये जब कभी मुज़ाकरात होते हैं दो फरीकैन में, वो बराबरी की बुनियाद पे होते हैं, दोनों सामने सामने बैठते हैं, दोनों कुर्सियों पर बैठते हैं। इस वक्त सिचुएशन अगर आप देखिए तो एक फरीक तो अपने आप को आसमान के साथ लगा के बैठा है क्योंकि उनको हुकूमत दे दी गई है। तीनों सूबों में उनकी हुकूमत है, MNAs उनके बना दिए गए हैं, 2/3 अक्सरियत उनको मिल चुकी है, सेनेट उनका मुकम्मल है, पंजाब असेंबली में 2/3 मेजॉरिटी ले चुके हैं, जिसमें तरीके से वो तो किसी से बात नहीं कर सकते। और जब हमारी बारी आती है तो एक मुलाकात जेल का मैनुअल हमें वो आर्टिकल 245 दिखाया जाता है क्योंकि आपके खान साहब वहां से सियासी मकासद के हवाले से पैगाम देते हैं, हम आपकी मुलाकात है। सो एक फरीक इतने हाई पेडेस्टल ग्राउंड पे बैठा हो और दूसरा जमीन पे लगा दिया जाए,
ये कौन से मुज़ाकरात है जो दो फरीकैन बराबरी बुनियाद पे कर सकते हैं? सो समहाउ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स होने चाहिए। आप माहौल तो साजगार बनाइए। आपने ऑपोजिशन लीडर की नोटिफिकेशन किया, जबरदस्त, देर से किया, कोई इशू नहीं है, लेकिन अब ये टाइम है कि आप उन दोनों की मुलाकात करा दें। आप बहनों की खान साहब से मुलाकात करा दें, कोई थोड़ी सी स्पेस तो दे। आप चाहते हैं कि नहीं बस तुम इस तरह करो, इस दरवाजे के अंदर आ जाओ, बैठ जाओ और फिर देखते हैं किस पे बात है। इस तरीके से मुज़ाकरात, माफ चाहता हूं, ये किसी तौर पे हमारे साजगार, हमें कम से कम माहौल नजर नहीं आता। ठीक है, लेकिन बपी साहब इसमें जहां तक सिर्फ मुज़ाकरात की बात है, ठीक है, ये बात बिल्कुल आपकी जायज़ है। आप लोगों का जमहूरी आईनी कानूनी हक है कि इमरान खान साहब से आप लोगों की मुलाकात हो जाए, अचकज़ई साहब की, अलामा साहब की मुलाकात हो जाए। लेकिन जहां तक मुज़ाकरात का मामला है कि तो खान साहब बहुत पहले ही अचकज़ई साहब को मैंडेट दे चुके, तो मुज़ाकरात के लिए खान साहब से मुलाकात की शर्त आपको नहीं लगता कि जायज़ नहीं है या दुरुस्त नहीं है? मैंने तो आपको सिर्फ एक मिसाल दी है कि माहौल जो है ना मुज़ाकरात के लिए साजगार नहीं है, और उसमें से एक कड़ी इस मुलाकात का ना होना है। मैं आपको 10,000 चीजें और बता सकता हूं जो इस वक्त इस माहौल को और जो है ना कॉम्प्लिकेट कर रही है, इसको और मतलब पोलराइज करती जा रही है सिचुएशन को। सो एक मुलाकात ना होना बड़ा इशू नहीं है। मैं तो कहता हूं कि ऑपोजिट, आप चले बहनों की नहीं कराते, लेकिन अगर कहीं मुज़ाकरात होने तो कहीं हमें खान साहब से गाइडेंस तो लेनी है ना। इस वक्त सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान की सियासत में रेलेवेंस इमरान खान। आप 7 बजे से लेके 11 बजे रात को डिस्कस, आप नवाज शरीफ को डिस्कस नहीं करते, आप शहबाज शरीफ के बारे में डिस्कशन नहीं होती, मरियम नवाज शरीफ, मुराद अली शाह, बिलावल भुट्टो, जरदारी, मौलाना फजल रहमान, वो रेलेवेंट नहीं है। एक शख्स रेलेवेंट है जो इमरान खान है। सो अगर उस शख्स के बगैर मुज़ाकरात होते हैं, उससे गाइडेंस के बगैर मुज़ाकरात होते हैं, मैं पीटीआई को छोड़ दें, पाकिस्तान की सियासत उसके बगैर नामुकम्मल है। तो अगर मुज़ाकरात करने तो हमें उससे गाइडेंस लेनी है कि सर हम इस चीज पे बात करना चाह रहे हैं, हमें ये एजेंडाज हैं, आप इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू। ये तो अंधे में मतलब अंधेरे में जाके खड़े होकर तो बात नहीं हो सकती। तो मतलब आप भी हमारी सेंसिटिव, हमारे सिचुएशन को भी मेरे ख्याल समझने की कोशिश कीजिए। जी ठीक है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने चंद रोज पहले ये कहा था बप्पी साहब, उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब से आप लोगों की मुलाकात कराई जा सकती है, लेकिन उस शर्त के ऊपर कि इमरान खान साहब जो बातें कहें या जो हिदायत हों वो 8 फरवरी के एहतजाज के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएंगी। उस तरफ से हुकूमत का भी मुतालबा ये है। मैं आपको अर्ज करूं, ये जो बात की जा रही है ये हमें पहले सितंबर में समझ लग गई थी। तकरीबन 15 सितंबर के करीब जब आखिरी दफा वकला से खान साहब की मुलाकात हुई थी, तो खान साहब ने पहले कह दिया था कि ये अक्टूबर में मुझे जो है ना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कैद तन्हाई में भेज देंगे, और वजह क्या थी कि ये नवंबर 26 आ रहा था। सो अक्टूबर से मुलाकातें बंद हुई, नवंबर गुजर गया, नवंबर जब गुजर गया तो लोगों ने कहा जी अब मुलाकात, और नहीं अब फरवरी 8 आ रहा है। इस तरीके से तो पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी तारीखें हैं जिसमें कहीं ना कहीं एहतजाज हुआ होगा, जिसका कोई माइलस्टोन होगा। तो क्या आप हमें हमेशा खान साहब से नहीं मिलने देंगे? डजंट मेक एनी सेंस। अगर आप इतने मजबूत हैं, अगर रियासत इतनी मजबूती से आपके साथ पीछे आपके यानी सपोर्ट देके खड़ी, तो खौफ किस चीज का? पुलिस आपके पास है, रियासत आपके साथ है, आपकी इतनी मजबूत किस्म की हुकूमत है, आपको डर किस चीज का है? नंबर्स आपके पास पूरे। देखिए, एहतजाज एक पॉलिटिकल पार्टी का हक है। हम किस चीज, हमने कौन सी जाके तोड़ फोड़ करनी है? यानी कि अगर मैं सिर्फ काला यहाँ पे झंडा वो कपड़ा बांध दूं ना, तो इनको उसने भी खौफ आएगा। अगर मैं, हम पाकिस्तानियों कहते हैं कि 8 फरवरी को आपने अपने घर से नहीं निकलना और अपने घर बैठ के खामोशी से सिंबॉलिकली इमरान खान साहब की उस कॉज को तजदीद देने के लिए आपने घर बैठना है, ये इससे भी खौफजदा है। खौफ बेसिकली हमारा नहीं, खौफ उस पाकिस्तानी कौम का है जो दिल में इनके लिए नफरत लेके खड़ी है। खौफ ये कि ये पाकिस्तानी कौम निकल ना जाए। ये देखते होंगे श्रीलंका को, ये देखते होंगे नेपाल को, ये बांग्लादेश को देख के ये खौफ आता है। यकीन जानिए पाकिस्तान की आवाम बहुत ज्यादा इनसे नफरत करती है। डर इनको ये है कि कहीं किसी जगह पे कोई चीज इग्नाइट ना कर जाए जिसको ये कंट्रोल ना कर सके, और इस इग्निशन के लिए इनको डर लगता है कि इमरान खान वो वाहिद एक ऐसा लीडर है जो इग्नाइट कर सकता है, विच इज टोटली absurd by the way। ठीक है, अब बप्पी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब असेंबली फ्लोर पे जो गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी गुफ्तगू से हमें ये ऐसा महसूस हो रहा है, हम ये तासुर लेने में शायद जायज़ हो सकते हैं कि 8 फरवरी को ऐन मुमकिन है कि वो भी एहतजाज अपने तय कर लें, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर मुशर्रफ के दौर में हम एहतजाज कर सकते हैं तो अब भी इस हुकूमत के खिलाफ हम एहतजाज कर सकते हैं, और ख़ासतौर पर 8 फरवरी का जो स्याह तरीन दिन है, किसी सतह पर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मिलकर इस एहतजाज को आगे बढ़ाया जाए, या फिर आप अपना एहतजाज अलग से करेंगे और मौलाना फजलुर रहमान साहब अपनी जमात के तहत चलेंगे? देखिए, किसी पार्टी प्लेटफॉर्म पे इसके वाले से डिस्कशन तो कोई नहीं, तो जो मैं पार्टी की पोजीशन तो इस पे कोई एक्सप्लेन शायद ना कर सकूं, लेकिन अगर मुझसे जाती राय पूछेंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। जो शख्स समझता है कि इस हुकूमत के खिलाफ
किसी भी इशू के ऊपर हमें इत्तेहाद पैदा करने की जरूरत है, हमें इकट्ठा चलने की जरूरत है, हम साथ चलने को तैयार हैं। हम सियासी जमात हैं। आपको याद होगा जब 26वीं तरमीम हो रही थी तो मौलाना साहब के पास हम चल के गए थे कि मौलाना साहब इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। सो मिलिट्री ट्रायल्स के हवाले से बात हुई और बहुत सारे इश्यूज के हवाले से बात हुई, लेकिन वो इत्तेफाकन हमारी हम मांगी पैदा ना हुई और मौलाना साहब ने उस पर तायद कर दी और हम उसके अगेंस्ट चले गए। सो आज भी अगर मौलाना साहब समझते हैं या कोई भी और जमात समझती है कि इस गवर्नमेंट के जो एजेंडाज हैं, जो इश्यूज हैं, उसके ऊपर हमें इत्तेहाद पर हम उनके साथ चलने को तैयार है। और खास तौर पे गजा के हवाले से जैसे आज मौलाना ने तकरीर किया, आपको हमारा एजेंडा क्लियर होना चाहिए। इमरान खान साहब ने बड़ी क्लैरिटी से पोजीशन ली थी कि इजराइल को किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। वो लाखों फलस्तीनी जो इस पूरी जंग में शहीद हो चुके हैं, हम उस खून के बदले उनके साथ उस मेज पे बैठ के उस हिस्सा नहीं बनेंगे उस कॉज का जिसपे फलस्तीनियों का खून जो है वो रहेगा चला जाए, उनका कॉज खत्म हो जाए, इजराइल की एक्सेप्टेबिलिटी हो जाए और अल्लाह ना करे किसी दिन वो जो एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बन रही है जो कि हमास को और वहां के फलस्तीनियों को डीवेपनाइजेशन के लिए या उनका असला वापस लेने के लिए इस्तेमाल की जाएगी, हम कहीं उसका हिस्सा ना बन जाए। हमारी बड़ी क्लैरिटी है। अगर मौलाना साहब इस पोजीशन पे हमारे साथ चलने को तैयार है, अल्टीमेटली हम साथ चलेंगे। मुझे तो आज खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो उस वक्त हमें यहूदी एजेंट कहती थी, 2020-21 में इसी शहबाज शरीफ साहब का बयान आया था कि जिसने फलस्तीन के कॉज को पीछे फेंका वो दार इस्लाम से खारिज हो गया। आप ट्वीट उठा के देख लें, आज वही उस जगह पे बैठे डेवोस में बैठ के वो साइन कर रहा था, मेंबर बन रहा था उस पीस बोर्ड का जिसमें शायद ये लिखा हो कि तुम्हें शायद इजराइल को कबूल करना पड़ जाए या अपनी फौजें भेजे। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आपने ना पार्लियामान को पूछा है, ना आपने काबीना से अप्रूवल ली है, ना आपने अपोजिशन से पूछा, ना पाकिस्तानी अवाम से पूछा, आपने खुद जाके फैसला कर दिया। अगर इस कॉज में कोई अपोजिशन की जमात बाशमूल मौलाना साहब हमारे साथ चलना चाहे, हम उनके साथ चलना चाहे, हम इस कॉज में इस यकीनन इस पे उनके साथ चलने को तैयार है। व्हाई नॉट। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अब्बास बप्पी साहब हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप लोग भी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं उस क़याम अमन की जिसके लिए ख्वाब गाजा के अंदर देखे जा रहे हैं और जो बोर्ड ऑफ पीस तश्कील दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से, जो अमरीकी पेशकश को कबूल किया गया है, उसकी इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर गूंज है और इसके ऊपर शदीद तनकीद भी आ रही है। पाकिस्तान के जो ज़ीरक और कदावर सियासतदान हैं, बड़ी सियासी जमातें हैं, मौलाना फजलुर रहमान समेत साहब, तमाम लोग इस चीज़ के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि किस तरह से ना तो कैबिनेट को एतमाद में लिया गया, न पार्लियामेंट के अंदर आके इतने बड़े फैसले के ऊपर उनको एतमाद में लिया गया, मगर हुकूमत पाकिस्तान ने अपने तय ये फैसला कर लिया। अब ये देखा जा रहा है कि इस बोर्ड ऑफ पीस के तहत ना तो फलस्तीनी अथॉरिटी या फलस्तीनी नुमाइंदगी की आप बात कर ले वो भी मौजूद नहीं होगी, लेकिन जिस तरह से मरहलावार इसके अंदर वसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा, इंतजामात को देखा जाएगा, गवर्नेंस के मामलात होंगे, सिक्योरिटी को देखा जाएगा, तो इसके ऊपर एक खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि शायद ये एक नर्म कब्जे की तरफ अमरीकी कोशिश हो सकती है। अब इसके ऊपर जो तनकीद है और जिस तरह से अरबों डॉलर की सरमायाकारी करके एक अमन की कोशिश के लिए गाजा को रीबिल्ड करने की बात की जा रही है, सवाल उठने लगे हैं कि जब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गालिबन 8 मरतबा जब करारदादें पेश की गई गाजा के अमन के लिए, तो अमरीका की तरफ से उन करारदादों को वीटो कर दिया गया। जब उस वक्त अमन का ख्वाब देखने का ख्वाह नहीं था अमरीका, तो ऐसा क्या हुआ कि बोर्ड ऑफ पीस तश्कील दिया गया, फिर तमाम तकरीबन 35 से ज़ायद कंट्रीज को उसमें शामिल किया गया और पाकिस्तान ने भी उसके अंदर शमूलियत की। पाकिस्तान की ये शमूलियत किस हैसियत में होगी, क्या ये कौमी मुफाद के तहत होगी, इसके क्या क्या मुज़म्मिरात हैं जो आइंदा मुस्तक़बिल में देखने पड़ेंगे, इस पर बात करने के लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। कसूरी साहब, मुझे ये बताइएगा कि तनकीद अपनी जगह पर, लेकिन आपके नज़दीक पाकिस्तान की शमूलियत बोर्ड ऑफ पीस में ये अलामती है या आपको लगता है कि कोई हकीकी मानों में किरदार पाकिस्तान अदा करेगा इसमें? जी, इससे पहले तो कुछ और बात करनी पड़ेगी कि अब ये बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान क्यों गया, सऊदी अरब क्यों गया, तुर्की क्यों गया। ये उन मुल्कों का मैं नाम लिया है, औरों का नहीं लिया, जो किसी अब्राहम अकॉर्ड्स में नहीं गए, जो फ़लस्तीन के मसले को सपोर्ट करते रहे हैं और उनकी पॉलिसी का मरकज़ रहा है कि फ़लस्तीन की रियासत मोरज़ वजूद में आए जिसका दारुल खिलाफा बैतुल मक़दस हो। तो ये सोचने की ज़रूरत है। बाकी की क्या वजह थी, कौन आया, उसका मैं जवाब दूंगा। वजह बड़ी सिंपल थी
कि जिस बेदर्दी से 2 साल से जेनोसाइड हो रहा था या गजा में, किसने क्या बिगाड़ लिया, क्या बिगाड़ लिया इजराइल का या अमेरिका या इसने तुर्की ने या सऊदी अरब ने, बाकी वो छोड़ ही दे, नहीं कुछ कर सके। इसलिए नहीं कि नहीं चाहते थे, कर कुछ नहीं सके। बहुत बड़ा अलमिया है ये, तो इस्लामी दुनिया को सोचना पड़ेगा कि ये ऐसा क्यों उन्होंने होने दिया, लेकिन हो गया। अब एक रास्ता तो ये था कि मारते जाए, और हम कहें जी इन प्रिंसिपल तो ये मामला सिक्योरिटी काउंसिल करेगी, क्योंकि वो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक है। तो सिक्योरिटी काउंसिल तो जीरो हो गई थी अमेरिकन वीटो की वजह से। तो अब पहले आपने फिर ये भी सवाल पूछ लिया कि उसत तो नहीं हुआ, तो अब क्या वजह है कि ट्रंप साहब की पॉलिसी मुख्तलिफ हो? उसकी वजह यह है उसत ट्रंप साहब सेंट्रल फिगर नहीं थे, वो 15 में से एक थे सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान में, या 5 में से एक थे। आज वो करता धरता है, हर चीज उनके इर्द गिर्द घूम रही है। तो एक तो बड़ा जौहरी फर्क है उनकी जो पर्सनालिटी में, यह है कि उनको खुद वो मरकज रहना चाहते हैं, इसमें उनकी मरकजियत है। तो पॉलिसी जो है वो तो अब देखते हैं ना क्या बनती है। अब आ जाए पॉलिसी की तरफ। जब इन 3 मुल्कों ने कहा और औरों ने कहा, इंडोनेशिया ने कहा, मेरा ख्याल कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसने नहीं कहा, जो बोर्ड ऑफ पीस में गए मुसलमान मुल्क, कि जी हम जब तक ये इजराइल में जुल्म नहीं ख़त्म करेगा, वहाँ ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं जाने देगा, और फ़लस्तीन की रियासत एक नज़र ना आए कि अल्टीमेटली बनेगी इस प्रोसेस के एंड में, तो हम तो इसमें शामिल नहीं होंगे। तो फिर शामिल क्यों होंगे अभी सारे? तो शामिल इसलिए हुए हैं कि उन्होंने ये देख लिया कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक सिक्योरिटी काउंसिल फेल हो चुकी है, कुछ नहीं कर सकती। तो कोई कौन सकता है? सिर्फ अमेरिका। इजराइल पे कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है? सिर्फ अमेरिका। इस पे मुझे दलाइल देने की जरूरत नहीं है। तो अगर अमेरिका ही इजराइल को रोक सकता, और रोक ही कोई नहीं सकता, वो वाहिद न्यूक्लियर पावर है उस इलाके में, तो फिर अमेरिका का ही सहारा लिया गया है कि भाई अमेरिका अपने मफादात को देख ले। और अपने मफादात क्या है उसके, कि उस इलाके में अमेरिका चौधरी रहे, नंबर 1। नंबर 2, ये जो उसके हलीफ है सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर, गल्फ के ममालिक, और उसके नेटो एलाइज थे और हैं अभी तक, जब तक अमेरिका ने नेटो को खैर बात नहीं कहा, पता नहीं कहेगा या नहीं। तो तुर्की एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है, एक फॉर्मर इंपीरियल पावर है, वो सारे इलाके का जो है जिनका आप जिक्र कर रही हैं उसकी सल्तनत का हिस्सा थे, सिवाय ईरान के, जब बाकी सब सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा थे। तो अगर तुर्की जैसा मुल्क और पाकिस्तान जैसे मुल्क कंपेल हो गए हैं, तो इसलिए हुए हैं कि वो समझते हैं अगर फ़लस्तीन की रियासत का कोई नक्शा आना है बिलाखिर, तो वो तभी होगा ना अगर ज़मीन रहेगी। किसी के दिमाग में तो नहीं किसी ने फ़लस्तीन की रियासत बना देनी। ज़मीन ख़त्म हो रही थी, इसराइल ने कह दिया था मैं वेस्ट बैंक पे भी कब्जा कर लूंगा। आपको सिर्फ याददाश्त ताज़ी कर रहा हूँ, अगर रहा ही कुछ नहीं, इसराइल के पास है गजा, वेस्ट बैंक वो कहता है मैं कब्जा कर लूंगा। ईरान, अमेरिका जो है उसने मुंह फेर लिया है, उसको इजाजत दे रहा है तुम जेरूसलम में कैपिटल भी बना लो। किसने क्या बिगाड़ लिया? उसने जाके बना तो लिया जेरूसलम में कैपिटल। तो इस सारी चीज को मद्देनजर रखते हुए ये सोचा गया कि भाई चलो ये कोई इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक मैं तो इसको सही नहीं समझता, लेकिन अब बन जो गया है या फलस्तीनियों की जान बचानी है और अल्टीमेटली कोशिश करनी है कि इस इलाके में फलस्तीन की रियासत बन जाए, तो और रास्ता नहीं आ रहा तो इसी रास्ते को इख्तियार कर लिया जाए। नुकसान क्या है? अगर नहीं होगा निकल आएंगे बाहर, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन कसूरी साहब, इसमें अगर हम देखें, जाहिर सी बात है कि अमेरिका और इजराइल तो अपने मफाद को अजीज जान रहा है, लेकिन जितने भी कंट्रीज हैं वो बहैसियत मजबूरी भी अगर इसमें शामिल हुए हैं तो कोई ना कोई अपना मफाद तो गर्दान रहे होंगे। पाकिस्तान की जो मौजूदा कंडीशन है, पॉलिटिकली मैं कहूं या इंटरनेशनली कहूं, उसमें आपको लगता है कि किसी सतह पर ये चीज कौमी मफाद के हम आहंग हो पाएगी पाकिस्तान के? हाँ जी, हिंदुस्तान जो है उनकी लीडर बरमला कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, और जिस किस्म के बयानात उनका डिफेंस मिनिस्टर और दीजे मिनिस्टर्स दिए जा रहे हैं
को बड़ा बेवकूफ़ पाकिस्तानी होगा जो ये समझे कि मोदी साहब जो हैं वो बड़े नरम गोशा इख्तियार कर लिया है पाकिस्तान की तरफ। तो एक तो बिल्कुल ये होगा कि जितनी दूर अमेरिका से इंडिया को कर दिया जाए वो पाकिस्तान के मफाद में है, और जितना पाकिस्तान आर्मी की वॉइस वहाँ वाशिंगटन में बढ़ जाए। आज से कई साल पहले प्रोफेसर स्टीफन कोन ने एक किताब लिखी थी, उसमें उन्होंने कहा था 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी। उनमें से एक ये था कि कोई दौर हो, अच्छे हालात हो, बुरे हो, हम पे सैंक्शंस लगी हो, सैंक्शन ना लगी हो, हम एलाइज हो, हम मोस्ट सैंक्शनड एलाई हो, हम मोस्ट एलाइड एलाई हो, हमें वॉइस वाशिंगटन में इतनी जरूर रखनी है कि इंडिया की पॉलिसीज का हम मुकाबला कर सकें, टू हैव अ से इन वाशिंगटन। ये पुरानी पॉलिसी रही है पाकिस्तान की कि इंडिया को वाशिंगटन में कंप्लीट दस्तरस नहीं होनी चाहिए। हालांकि कई पिछले 20 साल से मुख्तलिफ इंतजामिया जो आई हैं वहाँ, वो चीन की नफरत में इतने अंधे हुए थे कि वो हिंदुस्तान को समझते थे उनका एलाई बन जाए, क्योंकि एशिया में वही ताकत वो समझते थे है जिसका माशाअल्लाह मोदी साहब ने पाकिस्तान पे हमला करके भांडा ही फोड़ दिया है। उनकी असली ताकत सामने आ गई है कि वो क्या चीन का मुकाबला करेगा, वो तो पाकिस्तान से मुकाबला कर ले तो ठीक है। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान के मंसूबा साजों के दिमाग में होंगी। मैं एज फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर तज्जिया कर रहा हूं, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। यही दलाइल होंगे ना, और क्या होंगे। ये तो नहीं है कि इजराइल के दोस्त बन गए हैं। हाँ, अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे रखने, जितना इंडिया दूर हो जाए, जो मेरे ख्याल में ज्यादा देर दूर नहीं रहेगा। मेरा ख्याल है अमेरिका को इंडिया किसी के एक पावरफुल लॉबी है वाशिंगटन में जो चाहती है कि चीन से जो हमारी दुश्मनी है या जो मुखालफत है जारी रहे और इंडिया हमारा अलीफ बन जाए। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के 3 साल दौर में लग ही रहा है मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर, जिसके लिए आज टाइम नहीं है। अगर आप पूछेंगे तो किसी और दिन प्रोग्राम कर लें कि आज पाकिस्तान की वॉइस वाशिंगटन में है, तो अगर उनको स्ट्रेट अवे कोरा जवाब दे देते तो इंडिया फिर वहां धमकता। तो मैं तो ये सोच रहा हूं कि यही चीजें हुई होंगी, और क्या हुई होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साबिक वज़ीर खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनका इस चीज पे ये मानना है कि हुकूमतें किसी की भी हो, तनकीद कोई भी कर रहा हो, मगर सबसे पहले पाकिस्तान है और पाकिस्तान का जो कौमी मुफाद है उसी को मुकद्दम रखना चाहिए। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, अब तक बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।